राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है नई वीडियो में, जिससे हमें मेटाबॉलिज्म की अगली डिस्कशन को शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि लो पीएच इज प्रेजेंट इनसाइड इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया व्हाई। कि जो हमारी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसमें लो पीएच क्यों होता है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो इसका जवाब आपको पता लग गया होगा। क्या था कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है उसमें जो हमारे कॉम्प्लेक्स थे इनर मेम्ब्रेन वाले, वो ज़्यादा से ज़्यादा H पॉजिटिव इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में सेंड कर रहे थे। तो जहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन आयन की, वहाँ पर पीएच कम होता है। इसका आंसर यही है, बिकॉज complexes actively pump H positive ions into intermembrane space। और हम कह सकते हैं जो हमारी एसिडिटी होती है वो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जहाँ पर जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस मौजूद होंगे वहाँ पर एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी। जब हमारे कॉम्प्लेक्स जो मैट्रिक्स से हाइड्रोजन को बाहर फेंक रहे थे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ, उसका मतलब वहाँ एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए जहाँ एसिडिटी ज़्यादा मतलब पीएच लो हो जाएगा। सिंपल। सेकंड क्वेश्चन है कि वाई द ETS इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरलाइजेशन। ETS को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरलाइजेशन भी कहते हैं। इसको हम पहले ब्रेक डाउन करते हैं। ऑक्सीडेटिव का मतलब तो जिसमें ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व हो, जिसमें ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व हो। फॉस्फोरिलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट, एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो इसको समझने के लिए हम देख सकते हैं कि जो हमारे NADH और FADH थे, ETS के पहले उनके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट था, पर जब ETS हो गई तो वो कन्वर्ट हो गए NAD में और ये कन्वर्ट हो गया FAD में। तो इन दोनों से क्या हो गया, रिमूवल ऑफ H पॉज, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव ही नहीं, इनसे इलेक्ट्रॉन भी चले गए। हमने शुरू में बात की थी कि जो हमारा यूबिक्विनोन है वो दोनों कॉम्प्लेक्सेस से 4 हाइड्रोजन एटम ले लेगा, 4 हाइड्रोजन एटम ले लेगा। और 4 हाइड्रोजन एटम टूट के क्या करेंगे, 4 H पॉजिटिव और 4 इलेक्ट्रॉन भी बनाएंगे। तो इसका मतलब है जो ये H है उसके पास इलेक्ट्रॉन भी था और H पॉजिटिव भी था, ये दोनों ही लूज हो गए क्योंकि ये कन्वर्ट हो गए NAD और FAD में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी इनके चले गए, वही इलेक्ट्रॉन सारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में घूमे थे। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और आप बोलोगे फॉस्फोरलाइजेशन। फॉस्फोरलाइजेशन, एडिशन ऑफ फॉस्फेट कहाँ पर हो रहा था, जो हमारा था कॉम्प्लेक्स नंबर 5, जो था कॉम्प्लेक्स नंबर 5 या ATP सिंथेस हम बोलते हैं, जिसके 2 पार्ट थे। एक था F0 वाला जो मेम्ब्रेन के अंदर होता है और एक था F1 वाला जो मेम्ब्रेन के बाहर होता है। यहाँ पर जब हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ने ग्रेडियंट पैदा किया, उस ग्रेडियंट की मदद से ये जो F1 है वो घूमना शुरू करेगा और जो ADP होते हैं उनमें फॉस्फेट का एडिशन हो जाता है, जिसकी मदद से ATP बनते हैं। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ फॉस्फेट भी हो गई और ऑक्सीडेशन भी हो गई, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरलाइजेशन। इसीलिए ETS को
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। एक टर्म और है जो ईटीएस में यूज़ की जाती है, वो है केमियो ऑस्मोसिस। केमी शब्द हम कह सकते हैं आया है केमिकल से, जो यहाँ पर है H पॉजिटिव। ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पर जो हमारा H पॉजिटिव है उसकी मूवमेंट हायर से लोअर की तरफ हुई, क्योंकि जो हमारा मैट्रिक्स होता है उसमें हाइड्रोजन ज़्यादा थे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में कम थे, तो इधर H पॉजिटिव आए, वो ऑस्मोसिस है। और केमिकल आए मतलब H पॉजिटिव के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के जाने को ही हम केमियो ऑस्मोसिस भी कहते हैं, जो ईटीएस के लिए वर्ड यूज़ होता है। उसके बाद आज हम बात करेंगे बैलेंस शीट ऑफ रेस्पिरेशन की, मतलब जब हमारा एक ग्लूकोज आया तो उससे आगे क्या क्या हुआ, या फिर एक फ्रक्टोस आएगा तो उससे आगे क्या होगा। अगर सिंपली ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो उसमें हमें 4 एटीपी मिलते हैं, जिसमें से 2 एटीपी खर्च हो जाते थे, तो नेट हमें 2 एटीपी मिलते हैं। NADH भी हमारा इसमें 2 NADH मिलते हैं, और इसमें 0 FADH हमें मिलते हैं। लिंक रिएक्शन की बात करें तो उसमें डायरेक्ट एटीपी हमें कोई नहीं मिलता, उसमें हमें 2 NADH मिलते हैं और FADH 0। आगे क्रेब्स साइकिल की बात करें तो उसमें एटीपी डायरेक्ट हमें 2 मिलते हैं, एक टर्न में 1 एटीपी, 2 टर्न में मतलब 2 एटीपी मिल गए, क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल होता है, आपको याद रखना है। और NADH यहाँ पर कितने मिले, NADH अगर बात करें तो यहाँ पर हमें मिलेंगे 4 स्टेप में मिलते थे एक साइकिल में, तो 2 साइकिल्स में क्या मिलेंगे 8। और FADH यहाँ पर कितने मिलते हैं 2। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी करेक्शन है, यहाँ पर हमें 6 NADH मिलते हैं, क्योंकि एक टर्न में तो 3 NADH मिले और 2 टर्न में 6 हो गए। तो अगर हम टोटल की बात करें तो ATP हमें डायरेक्ट मिले 4, NADH हमें डायरेक्टली मिले 2 और 2 4 और 6 10, और FADH हमें मिले 2। हमने जैसे कल भी बात की थी कि एक NADH जो होता है वो 3 ATP देता है, और एक FADH जो होता है वो हमें 2 ATP देता है। तो 10 NADH से हमें मिलेंगे 10 × 3 मतलब 30 ATP। 2 FADH है, एक FADH से 2 मिल रही है और 2 से 4 मिल जाएंगे, × 2 विल गिव यू 4 ATP। और 4 ATP तो डायरेक्टली ही प्रेजेंट है। मतलब अगर हम एक ग्लूकोज से बात करें कि हमें कितने ATP मिल रहे हैं, तो वो हम काउंट कर सकते हैं 30 + 4 34 + 4 38। हम कह सकते हैं 1 ग्लूकोज या 1 फ्रक्टोस जो हमें है कितने ATP देता है 38 ATP। ये है हमारी बैलेंस शीट ऑफ रेस्पिरेशन। इससे आगे की डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।